नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। झारखंड से राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। आदित्य साहू को बीजेपी झारखंड से राज्यसभा भेज रही है। आदित्य साहू बीजेपी के रघुवर दास सरकार में 20 सूत्री के अध्यक्ष रहे हैं। फिलहाल आदित्य साहू प्रदेश महामंत्री हैं। बीजेपी ने आदित्य साहू को सिल्ली से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनको हार मिली। आदित्य साहू लक्ष्मण गिलुआ की टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जबकि दीपक प्रकाश की टीम में प्रदेश महामंत्री हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश जुड़ गए हैं। अमितेश, बीजेपी ने तो यहाँ पर अपने पत्ते खोल दिए, आदित्य साहू को उम्मीदवार बनाया, कितना सही है? यहाँ बिल्कुल इस बात की जानकारी बीजेपी की तरफ से दी गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया है कि आदित्य साहू बीजेपी के उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के झारखंड से। आदित्य साहू इसके पहले जैसा आपने बताया विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो वहां पर दीपक प्रकाश की टीम है, दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टीम में झारखंड प्रदेश में महामंत्री के पद पर हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। इसके पहले लक्ष्मण गिलुआ की टीम में भी संगठन में थे। तो आदित्य साहू संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक कुशल कार्यकर्ता है और बीजेपी ने एक बार फिर से अपने पुराने कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया है और बीजेपी अपने परंपरा के मुताबिक जैसे बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, उसी हिसाब से आदित्य साहू के नाम पर यहाँ पर आगे बढ़ाया है। नाम बहुत दूसरे भी चल रहे थे, लेकिन पार्टी में अंत में एक सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी अमितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। आदित्य साहू होंगे उनकी तरफ से प्रत्याशी, जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और एक और बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन रांची पहुंच चुके हैं। दिल्ली से रांची लौटे हैं सीएम हेमंत सोरेन। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन रांची लौटे हैं। मीडिया के सवालों का अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। एयरपोर्ट से आवास के लिए वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे थे। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच करीब सवा घंटे तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं की सीट को लेकर करीब करीब बात बन गई। हालांकि अभी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो नहीं किया गया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन की क्या हुई बात? दिल्ली में डील, रांची में ऐलान। अब की बार पंजे का उम्मीदवार। दिल्ली में करीब सवा घंटे तक सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच राज्यसभा सीट को लेकर मंथन हुआ। हर एक उम्मीदवार के चेहरे पर चर्चा हुई। कांग्रेस की उम्मीदवारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावों पर बात हुई। पहली वरीयता को लेकर दावेदारी के बीच हुए इस मंथन पर कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स रंग लाने लगी है। कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली में सोनिया गांधी के सामने हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की शर्तों को मान लिया है और अगर ऐसा है तो इस बार कांग्रेस के एक उम्मीदवार का झारखंड से राज्यसभा जाना तय है। हालांकि रविवार दोपहर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा को लेकर हुई बातचीत पर पत्ते साफ नहीं किए। सिर्फ कहा बात बन गई है, ऐलान रांची में करेंगे। यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी से हमारी कल मुलाकात हुई है और लगभग एक सवा घंटे तक हम लोगों ने पूरे विषयों पर चर्चा भी किया। राज्यसभा भी इसमें मुख्य रूप से रहा। आखिरी मकाम तक पहुंचाने में समय थोड़ा हम आप लोगों से लेंगे, क्योंकि इसकी आखिरी घोषणा हमारे झारखंड से ही होगी। कांग्रेस से राज्यसभा चुनाव को लेकर 4 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का, जो झारखंड से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा माने जाते हैं। दूसरा नाम है जाने माने शिक्षाविद गौरव वल्लभ का, जिन्हें अक्सर टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते देखा जाता है। जबकि तीसरा नाम है रांची के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे उच्च सदन में अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। उन्हें सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। वहीं रेस में गुलाम नबी आजाद का नाम भी चल रहा है। नामांकन दाखिल करने के लिए अभी 2 दिनों का वक्त है। माना जा रहा है सोमवार को राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा।
दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुश्किलों में घिरे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। न्यूज़ 18 से बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को सरकार बनाने की चुनौती दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वो सीट खाली करते हैं, बीजेपी सरकार बनाकर दिखाएं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। कि मैं आज सीट खाली कर देता हूं, सरकार बना के दिखा दो। So you are ready to go to the public for seeking a fresh mandate for yourself? आप ये बोल रहे हैं कि चुनाव हो जाए फिर से? उनके पास संख्या बल नहीं है। ये बेसिकली इनको पता है कि 2024 इनके लिए बहुत टफ होने जा रही है। तो एनी हाउ इस सरकार को इतना बदनाम करो, इतना उसको डेंट कर दो कि उनके सामने हम खड़े ना हो पाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बल्कि इसके विपरीत होगा। और इतना ही नहीं, आगे हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बीजेपी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सोरेन परिवार को खत्म करने की साजिश हो रही है। दिल्ली आप इसलिए कमजोर हैं क्योंकि आप पे जो आरोप है उसमें कोई सच्चाई है? नहीं, अब रही बात लोकपाल, हमारे आदरणीय गुरुजी, हमारे जो पिताजी हैं, उनके विरुद्ध दिल्ली में कंप्लेन किया गया है। मतलब पूरा एक सोरेन खानदान को ये लोग खत्म करने का एक षड्यंत्र जो कहा जाए कि ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा है कि हर बार उनका निशाने पर लगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वो हमारे कुछ थोड़ा खरोच लगते जरूर हैं, लेकिन हमारे छवि पर, हमारे कैरेक्टर पर वो जो आरोप लगाते हैं, वो आरोप में कहीं कोई दम नहीं है। माइंस का घोटाला, अगर हम एज ए मुख्यमंत्री हैं, माइंस का घोटाला करना होता तो क्या मात्र 80 डिसमिल के लिए मैं घोटाला करूंगा? और न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हेमंत सोरेन ने आईएएस पूजा सिंघल के घर हुई छापेमारी को लेकर बड़ा दावा किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये सरासर झूठ है कि पूजा सिंघल के घर से 25 करोड़ बरामद हुए। आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की बात करूंगी, हु हैज बीन अरेस्टेड। उनके घर से अलेजिडली 25 करोड़ पाया गया। गलत बात। 25 करोड़ रुपीस उसके घर से कभी नहीं मिला। कोई ये बात कहता है तो गलत कहता है। कोई मनरेगा का 2008 का कोई स्कैम है 4 करोड़ रुपीस का, और 2008 में किसकी सरकार थी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं था। ठीक, हो सकता है कि हमारे विरोधी दल ही लोग उस समय थे, उसमें भी कोई पता नहीं होंगे कि अर्जुन मुंडा जी थे, कि बाबूलाल जी थे, कि और कोई थे, आई डोंट नो। ये उस समय का केस है। उसमें तो मैं एमपी भी नहीं था, एमएलए भी नहीं था, और ये लोग उस केस को एक डोर बना करके उससे इंटर इन लोगों ने स्टेट में किया है। इससे लगता है कि मनरेगा तो एक जरिया है, जाना इनको कहीं और है। कहां जाना है? इनको रास्ता कुछ बनाने की कोशिश। अब तो हो क्या गया कि कफन लेके आ गए हैं राज्य में, और उस कफन में घुस को डालना है। अब वो तलाश कर रहे हैं, कभी इसके घर पे, कभी उसके घर पे, कभी इसके यहां। आखिर हर आदमी के एक दायरे हैं। और ईडी के चंगुल में फंसे कारोबारी प्रेम प्रकाश के हर दिन पुराने कारनामे सामने आ रहे हैं। कारनामे भी ऐसे कि हर कोई दंग रह जाए। सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो प्रेम प्रकाश के सत्ता से लेकर ब्यूरोक्रेट्स के बीच अंदरूनी दखल को खुलेआम जाहिर करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि अंडे के व्यापार से आखिर किस तरह से शराब के कारोबार तक पहुंचा प्रेम प्रकाश।
न्यूज 18 के पास सुपर एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट। अधूरी एफआईआर की कॉपी में काली कमाई का पूरा सच। शराब से बेशुमार दौलत बनाने वाला एक्सपोज्ड। प्रेम प्रकाश नाम का शख्स पिछले कुछ दिनों पहले तक दुनिया की नजरों में एक अनजान चेहरा था, लेकिन ईडी की पकड़ में आने के बाद एक राज हर दिन उजागर हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो बेहद संगीन हैं और इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ सालों पहले तक जिस प्रेम प्रकाश की पहचान मेंबर्स किसान पोल्ट्री फार्म के प्रोपराइटर के तौर पर थी, वह अचानक शराब की दुनिया की बेताज बादशाह बन गया। महंगी शराब पीने और पिलाने के शौकीन इस कारोबारी ने ब्यूरोक्रेट्स को भी जमकर महंगी शराब पिलाई और उस शराब के रेवेन्यू को खुलेआम दादागिरी कर डकार भी गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वह इसकी ओर इशारा करते हैं। न्यूज़ 18 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वे दस्तावेज दरअसल एक अधूरे एफआईआर की कहानी है जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। हमारे हाथ जो दस्तावेज हैं वो दरअसल एक एफआईआर की कॉपी है जो 28 जुलाई 2018 को अरगोड़ा थाने तक पहुंची थी। उत्पाद विभाग के अधिकारी खुद लेकर गए थे, लेकिन उस समय एक अचानक एक कॉल आता है उत्पाद विभाग के अधिकारियों को और उसके बाद अधिकारी वहां अरगोड़ा थाने से वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज तक जो महंगी शराब जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है उसका रेवेन्यू अब तक सरकारी खजाने से दूर है। सवाल यह है कि उसकी देनदारी किसकी है, रेवेन्यू कौन देगा। 28 जुलाई 2018 को लिखे इस आवेदन पर तत्कालीन अवर निरीक्षक उत्पाद प्रवीण कुमार चौधरी, JSBCL के तत्कालीन महाप्रबंधक सुधीर कुमार और तत्कालीन उत्पाद उपायुक्त गजेंद्र कुमार सिंह के हस्ताक्षर भी थे। बावजूद इसके एक बड़े अधिकारी की ओर से फोन आने पर यह प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन दस्तावेज में दर्ज है उसके मुताबिक प्रेम प्रकाश पर अपने ही दुकान से बिना पैसे के शराब ले जाने का आरोप है। 010 FLX खुदरा दुकान की जांच के दौरान डेली बिक्री खाते में गड़बड़ी पाई गई। शराब के स्टॉक में अंतर पाया गया। 7 करोड़ की शराब बिना पैसे दिए ही गायब हो गए। प्रेम प्रकाश और उसके कर्मचारी बिना पैसे दिए शराब उठा लेते। खाते में बिना हस्ताक्षर कर ले जाई जाती थी शराब। ज्यादातर गायब स्टॉक महंगी शराब के थे। इस राज का पर्दाफाश सिर्फ इतने में ही नहीं होता, बल्कि दस्तावेज में कई नाम भी शामिल हैं जो बताते हैं कि प्रेम प्रकाश के साथ किन लोगों ने शराब की दुकान से महंगी शराबों को गायब करने में उसका साथ दिया। राजदीप, पिस्का मोड़, रांची। गौरव, पिता जनार्दन सिंह, 42 एजी कॉलोनी, कड्रू, थाना अरगोड़ा, रांची। अनिल कुमार झा, पिता महेश झा, हरमू, रांची। राजेश दत्ता, कोऑर्डिनेटर। मंजीत, प्रेम प्रकाश का ड्राइवर। विनय शंकर, प्रेम प्रकाश का ड्राइवर। कामजीत सिंह, प्रेम प्रकाश का सरकारी अंगरक्षक। सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिकी में जिन बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं उसमें से आज भी कई उत्पाद विभाग में बड़े पदों पर बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज तक जो अधिकारी प्राथमिकी करने पर आमादा थे, आज वे अचानक से खामोश क्यों हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रकाश ने कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ महंगी शराब की जाम के साथ महफिल सजाई, लेकिन सालों बाद भी 7 करोड़ की वो महंगी शराब का रेवेन्यू सरकारी खजाने से अब तक दूर है। प्रेम प्रकाश ने झारखंड में शराब के जरिए ब्यूरोक्रेट से अपने रिश्ता पैदा किए, एक महल खड़ा किया और आज प्रेम प्रकाश के उसी महल पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
और हजारीबाग के लाल शहीद नायक संदीप कुमार पाल को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से सलामी दी। वहीं पैतृक गांव में अंतिम विदाई के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता के जयकारे के बीच शहीद संदीप कुमार पाल अमर रहे के नारे लगे। रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग के लाल शहीद संदीप कुमार पाल की अंतिम विदाई में आसमान झुक गया हजारीबाग। खीरगांव का हर एक शख्स सड़क पर उतरकर अपने लाल को अंतिम सलाम दे रहा है। शहीद संदीप कुमार पाल की सांसें रुकी है, लेकिन रूह यहाँ के हर दिल में मानो उतर आया हो। अमर बलिदानी को लोग नमन करते थक नहीं रहे हैं। दरअसल सेना के जवानों को लेकर जा रही गाड़ी शुक्रवार को लद्दाख के तुकतुक सेक्टर में फिसलकर श्योक नदी में गिर गए। हादसे में 7 सैनिक शहीद हो गए। हजारीबाग के खीरगांव गड़ेरिया मोहल्ले के रहने वाले थे संदीप कुमार पाल वो भी शहीद हो गए। पार्थिव शरीर रांची पहुंचा तो खुद राज्यपाल रमेश बैस सलामी देने पहुंचे। राष्ट्रीय सम्मान के लिए शहीद संदीप का पार्थिव शरीर खीरगांव लाया गया। खीरगांव अपने लाल को देख रो पड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों की आंखों से आंसू नहीं निकले। मोतियां बरसी, गले रूंध गए, लेकिन जयकारे से आसमान तक गूंज उठा। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। ये भीड़ वतन के मतवाले संदीप कुमार पाल की सच्ची श्रद्धांजलि है। जब तक सूरज चांद रहेगा, सच में शहीद संदीप का नाम रहेगा। अमर जवान शहीद संदीप कुमार पाल की शहादत को सल्यूट है। भारत माता के सच्चे सपूत को दिल से नमन है। रितेश कुमार लोहानी और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में स्कूल परिसर में गैस के रिसाव से लोग दहशत में आ गए। गैस रिसाव के बाद आग की ऊंची लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग को बुझाया। गैस का रिसाव जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। रांची पुलिस ने कुख्यात अपराधी धनंजय को गिरफ्तार कर लिया। धनंजय PLFI और माओवादी संगठन के नाम पर लेवी वसूलने का काम करता था। आरोपी के निशाने पर कई वीडियो, CO और ठेकेदार रहे हैं। वहीं काटाटोली फ्लाईओवर के ठेकेदार और बुंडू टोल प्लाजा के संचालक से भी धनंजय ने लेवी मांगी थी। पुलिस के मुताबिक धनंजय का आसपास के जिलों में भी आतंक है। पश्चिम बंगाल में भी धनंजय का आधा दर्जन मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि लेवी वसूलने के साथ वो हथियारों की भी डिमांड किया करता था। धनंजय के खिलाफ विभिन्न थानों में 59 मामले दर्ज हैं। करीब 2 दशकों से धनंजय आतंक का कारोबार चला रहा था। ये अभी फ्लाईओवर जो हम लोग के यहाँ जो बन रहा है काटाटोली में, उनके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनको, और टोलटैक्स जो शुरू हुआ है बुंडू में, वहाँ के लोगों से लाखों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी PLFI के नाम पर। उसमें भी पर्टिकुलर नाम था, श्याम गंजू के नाम पर मांगा जाता था। जब उसी ट्रैकिंग करके, जो मोबाइल का ही ट्रैकिंग करके ये जब पकड़ा गया है, तो पकड़ाने के बाद धनंजय प्रधान उर्फ आदित्य सिंह नाम का व्यक्ति मिला, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है।